नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित झारिया और मैं अपने YouTube चैनल आर के जी सिविल पाठशाला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज संडे है और संडे के दिन हमारा जो फोकस रहता है मेनली वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर रहता है। 27 अगस्त 2023 है आज और दिन है रविवार। तो शुरुआत करेंगे आज के न्यूज़पेपर की हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखना है। इसको हम जो है एक छोटे से मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाला जो एरिया है यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का जो जॉइंट वाला हिस्सा है वहाँ से लेकर के नॉर्थ अमेरिका का पूरा ऊपर वाला आधा हिस्सा, नॉर्थ वाला हिस्सा साउथ अमेरिका का, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम अफ्रीका की तरफ में जाते हैं तो अफ्रीका में आपको लगभग भूमध्य रेखा के नीचे से आप देखेंगे इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका जो वेस्टर्न हिस्सा है इसके किनारे किनारे में इस प्रकार से ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैले हुए हैं। इसके बाद यदि हम एशिया की तरफ में आते हैं तो एशिया में आप देखेंगे ये चाइना और इंडिया की लाइन से होते हुए यहाँ पर पूरा नीचे यदि आप जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया तक इनका फैलाव हमको देखने को मिल जाता है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, जैसे कि भारत का जो पश्चिमी वाली पट्टी है, भारत का जो पश्चिमी वाला तट है, जैसे कि आप गुजरात से लेकर के नीचे जाएंगे लास्ट पॉइंट तक भारत के, ठीक है, केरल तक जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की एक पट्टी सी दिखाई देगी। इसके अलावा यदि हम वेस्ट बंगाल की तरफ में बढ़ें और उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला एरिया की तरफ में बढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका फैलाव फिर जो हिमालयन वाला रीजन हो जाता है उससे लेकर के इधर म्यांमार चाइना का कुछ हिस्सा, अगर नीचे यदि आप आ जाते हैं तो फिर इंडोनेशिया वाला हिस्सा हो गया। तो ये जो यहाँ पर द्वीप बने हुए हैं यहाँ तक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फैलाव हमको देखने को मिल जाता है। तो देखिए ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहते हैं ना, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सन का जो लाइट है आप देखेंगे सीधा सीधा पड़ता है, और जब यदि सन का लाइट सीधा सीधा पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इसके साथ साथ में आप देखते हैं कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं बहुत ज़्यादा घने हमको देखने को मिलते हैं। अपने आप को ये क्या काम करते हैं, ऊपर से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप की हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अदर पौधों से कंपटीशन करते हैं सूरज की रोशनी पाने के लिए। इसलिए यहाँ पर हमको जो है ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे ये वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले जंगलों में। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये हमको सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसके साथ साथ में आइलैंड ऑफ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में हमको देखने को मिल जाएगा। वहीं बात यहाँ पर बताई जाती है, यहाँ पर जो सनलाइट है ना ट्रॉपिक्स एरिया को ऑलमोस्ट स्ट्रेट कवर करती है, सूरज का प्रकाश सीधा सीधा पड़ता है यहाँ पर। इसके चलते चलते इंटेंस सोलर एनर्जी ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, दैट कीप्स टेम्परेचर हाई, और इससे टेम्परेचर कैसा रहता है, हाई, और ये टेम्परेचर रहता है 21 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बी गेटिंग टू हॉट फॉर फोटोसिंथेसिस। बताया जा रहा है ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं अपने आप को और भी ज़्यादा गर्म करते जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ये लोग कर सकें। इसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसके चलते चलते पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत CO2, ऑक्सीजन और सनलाइट की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाती है। इसको लेने के लिए जो लीव की सरफेस होती है उसमें छोटे छोटे पोरस मतलब छोटे छोटे छिद्र हमको देखने को मिल जाते हैं।
और ये जो छिद्र होते हैं सराउंडेड रहते हैं गार्ड सेल से। इसके आसपास में चारों ओर आपको जो है गार्ड सेल देखने को मिल जाती हैं। इस प्रकार के जो छिद्र होते हैं इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या काम करते हैं? वातावरण से CO2 को ग्रहण करने का काम करते हैं। इसके बाद वाटर और मिनरल्स की बात करें, इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है टू द लीव बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स। फिर वाटर और जो मिनरल्स होते हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और इसके लिए कुछ पाइप की जैसी संरचनाएं रहती हैं थ्रू आउट द रूट द स्टेम। कहाँ कहाँ पर? इसकी जड़ों में, इसके स्टेम में। तो क्या काम करते हैं? जब हम पानी डालते हैं ज़मीन में तो जड़ पानी को पाइप जैसी जो संरचनाएं हैं उसके माध्यम से सोखती हैं। फिर जैसी संरचना रूट्स में बनी हुई है उसी प्रकार की जो संरचना है स्टेम में भी रहती है और ऐसे करके पानी जो है पौधे से ऊपर चढ़ते जाता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो संरचनाएं हमको दिखाई दे रही हैं जड़ों में, स्टेम में, ब्रांचेस में एंड द लीव्स में, ये एक प्रकार से कंटिन्यूअस पैथ का निर्माण करती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए टू रीच द लीफ। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मतलब पानी पत्ती तक कैसे करके पहुंचेगा, इसके लिए पाइप जैसी संरचनाएं पौधों में बनी रहती हैं। इसके बाद लीव में हमें एक ग्रीन पिगमेंट देखने को मिलता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। पत्ती में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसके चलते चलते पत्तियां क्या काम करती हैं? सूरज की एनर्जी को कैप्चर कर पाती हैं, पकड़ पाती हैं। इसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है सिंथेसिस प्रक्रिया में, फूड के निर्माण में फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। चूंकि ये जो फूड की प्रक्रिया है, फूड के निर्माण की जो प्रक्रिया है सनलाइट की उपस्थिति में करी जा रही है, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस बोल दे रहे हैं। यहाँ पर जो सिंथेसिस वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो इसका मतलब ये हो गया है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। इस प्रकार से जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसके साथ साथ में हम देखें, बिसाइड्स लीव, photosynthesis also take place in other green parts of the plant in green stem and green branches। अब हम ये कहें कि भाई जिन पौधों के पास में पत्ती है केवल वही भोजन बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यदि पौधे के कुछ और भी पार्ट्स हैं जैसे कि उसका ग्रीन स्टेम हो गया, उसकी ग्रीन ब्रांचेस हो गई, ये लोग भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स की, डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव। रेगिस्तान वाले एरिया में, मरुस्थल वाले एरिया में हमें जो है कांटेदार पत्तियां देखने को मिल जाती हैं। ये जो पत्तियां होती हैं ना, कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि वाटर लॉस को ये रोक सके, ट्रांसपीरेशन के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो पानी की क्षति होती है उसको ये रोक सके। These plant have green stem which carry out photosynthesis। अब इनके पास में तो पत्तियां नहीं हैं, इनके पास में मात्र तने हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं तनों के माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? क्लोरोफिल containing cell of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate। The carbohydrate ultimately get converted into starch। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल है इसमें लीव की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, ताकि वो प्रिपेयर कर सके कार्बोहाइड्रेट को।
फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट रहती है अल्टीमेट तरीके से बाद में कन्वर्ट कर दी जाती है स्टार्च में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण करने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि देखिए ट्रीज़ में हम स्मॉल परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ लीव्स ऑन ट्रीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यदि किसी पौधे में थोड़े बहुत पत्तियां भी बच गई हैं तो ये क्या काम कर ले रही हैं, ये अप्रोच कर सकती हैं मैक्सिमम टेम्परेचर थ्रेशोल्ड के लिए, ताकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकें। अब जो पत्तियां रहती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पाने की कोशिश करती हैं, इसलिए पौधे क्या काम करते हैं, अपनी हाइट को बढ़ाते जाते हैं। ऐसा एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि 0.01% ऑफ ऑल लीव्स करेंटली सरपास दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल टेम्परेचर निर्धारित है। अब इस क्रिटिकल टेम्परेचर में भी ये जो लीव्स हैं करेंटली उसको सरपास कर गई हैं। मतलब इन्होंने, इन पत्तियों ने क्या काम किया है, पहले जो नॉर्मल टेम्परेचर हुआ करता था उसमें 0.01% की वृद्धि कर दी है। लेकिन यहाँ पर कुछ अनिश्चितताएं हैं। इन द रेंज ऑफ पोटेंशियली क्रिटिकल टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर भी हम टेम्परेचर को लेकर के उतना ज़्यादा श्योर नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी अनिश्चितताएं मौजूद हैं। हमारे पास जो मॉडल है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं ये अपने आप को विथस्टैंड कर सकते हैं, खड़े रख सकते हैं 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड यदि इंक्रीज भी हो जाता है करंट एयर टेम्परेचर तो बिफोर ए पोटेंशियल टिपिंग पॉइंट। Therefore, action is needed to protect the fate of tropical forest under the future climate। भले ही नॉर्मल जो एयर का टेम्परेचर है उससे यदि इनका तापमान 3.9 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ जाता है तो भी अपने आप को ये खड़ा रख पाते हैं, लेकिन फ्यूचर का जो क्लाइमेट चेंज है टेम्परेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से इनको बचाने के लिए थोड़ा प्रयास हमको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो क्रिटिकल टेम्परेचर वर्ड यूज़ किया जा रहा है, देखिए नॉर्मली यदि हम साइंस के हिसाब से क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस के लिए ऐसा टेम्परेचर होता है, एक प्रकार से उसके लिए वो हाईएस्ट टेम्परेचर है विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर किसी भी पदार्थ के लिए हम ऐसे टेम्परेचर को बोलेंगे जो कि उसके लिए हाईएस्ट हो, at which the substance can exist as a liquid। 8 temperatures above the critical temperature the substance in question in its vapor gaseous state can no longer be liquefied regardless of the amount pressure applied to it। तो कुल मिलाकर के देखा जाए अभी हमारे पास कोई चीज़ लिक्विड में मौजूद थी, इसके बाद हम और टेम्परेचर उसको यदि बढ़ाते जा रहे हैं तो अब वो क्या है, भाप के रूप में उड़ना चालू हो जाएगी या फिर गैसियस स्टेज को प्राप्त कर लेगी। अब यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करी जाती है तो 4 डिग्री का जो एस्टिमेट है ये विद इन द वर्स्ट केस सिनेरियो के अंतर्गत आ रहा है क्लाइमेट चेंज predictions for the tropical forest, and therefore it is still within our power to decide the fate of this critical realm of carbon, water and biodiversity। देखिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो एस्टिमेशन है ना वो भी सही नहीं है, इसको हम वर्स्ट केस सिनेरियो के अंतर्गत रखते हैं क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्शन के लिए। हाल फिलहाल में जो स्टडी सामने आई है उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो अपने आप को कैसे करके रेजिलेंस कंडीशन में रख सकते हैं। इसके अलावा वार्मिंग उनके ऊपर कैसा असर डालेगी, वार्मिंग के चलते चलते कार्बन का जो इंटेक है उनका कैसा रहेगा, एंड लॉन्ग टर्म वाला जो ड्रॉट है वो होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं।
इसके अतिरिक्त में यदि हम बात करें, यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है काज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर क्यों बढ़ा है? ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते। इसके बाद आप देखेंगे डिफॉरेस्टेशन के चलते चलते भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। एंड फ्रेगमेंटेशन कैन एम्पलीफाई लोकल टेम्परेचर चेंजेस। डिफॉरेस्टेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोकल टेम्परेचर चेंजेस के लिए बढ़ावा देने का काम कर सकती हैं। तो जो कॉम्बिनेशन है क्लाइमेट चेंज का, इसके अलावा लोकल डिफॉरेस्टेशन का, ऑलरेडी जो है इसके चलते चलते पार्टिकुलर जो एरिया है वो गर्म होते जा रहा है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का जो रीजन है वो हमारा ख़त्म होते जा रहा है, गर्म होते जा रहा है। कुल मिलाकर के ये जो है क्रिटिकल थर्मल थ्रेशोल्ड से भी बढ़ जा रहा है। जो क्रिटिकल टेम्परेचर की हम बात किए हैं कि भाई नॉर्मली एयर का जो अभी टेम्परेचर वहाँ चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। इसलिए हमारा रिजल्ट ये सजेस्ट करता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बिशियस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल हैं, हमने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए कुछ गोल निर्धारित करे हैं। इसके साथ साथ में हम चाहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को रोकें। ये चीज़ इंश्योर कर सकती है कि पेड़ पौधे बढ़िया तरीके से कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी जो है थर्मली क्रिटिकल थ्रेशोल्ड में बनी रहेगी। नॉर्मली जितना टेम्परेचर रहता है उतना टेम्परेचर हमें भी बना करके रखना जरूरी है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यदि हम बात करें तो ये जो है क्रिटिकल कार्बन स्टोरेज के रूप में काम करते हैं, मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं एंड होस्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पर विश्व के एक से एक जीव जंतु मिलते हैं एंड मे बी पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और ये काफ़ी सेंसिटिव हैं। पृथ्वी के तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस मामले में। यदि हम बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर बियॉन्ड विच फोटोसिंथेसिस मशीनरी इन ट्रॉपिकल ट्रीज बिगिन टू फेल एवरेज एट 46.7 डिग्री सेल्सियस। अब क्रिटिकल टेम्परेचर का इतना बार यहाँ पर उल्लेख किया गया है, अब जाकर के बताया जाता है कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर यदि परे हो जाए का मतलब ये है ऐसा टेम्परेचर जिसमें फोटोसिंथेसिस की मशीनरी काम कर रही है ट्रॉपिकल ट्रीज में, ये फेल होना चालू कर देती है एवरेज एट अबाउट 46.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर सी बात है, जब गर्मी के दिनों में आप अपने घर में गमले लगाते हो तो देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से वो पौधे की पत्तियां सूखना चालू कर देती हैं और पौधे भी जो है मरना चालू कर देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और हम देख लेते हैं टीबी डिसीज़ से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। इसके अलावा हम फिर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके न्यूज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। टीबी की जो बीमारी होती है एक बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके माध्यम से ये फैलती है। ये बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरियासाइस फैमिली से और लगभग इसमें 200 मेंबर्स हो सकते हैं। कुछ जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं काजेस डिजीज लाइक टीबी एंड लेप्रोसी इन ह्यूमन एंड अदर इनफेक्ट ए वाइड रेंज ऑफ एनिमल। इसमें से भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि टीबी और लेप्रोसी जैसी बीमारी फैला रहे हैं जिससे ह्यूमन, इसके साथ साथ में वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स भी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं यदि हम ह्यूमन की बात करें, इंसानों की बात करें, तो जो टीबी मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती है हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को, जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। बट इट कैन आल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स। यदि किसी और अंग को ये टीबी की बीमारी प्रभावित कर रही है तो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। टीबी काफ़ी पुराना डिजीज़ माना जाता है एंड हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड टू हैव एग्जिस्टेड इन इजिप्ट एज अर्ली एज 3000 BC। तो आप देखेंगे बहुत पुराना ये रोग है, आज से 3000 साल पहले की बात करें तो इजिप्ट में ये एग्जिस्ट हुआ करता था।
वहीं बात करें इसके इलाज की, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये क्यूरेबल डिसीज़ की कैटेगरी में आज के टाइम में पहुंच गया है। ट्रांसमिशन की बात करें, कैसे करके ट्रांसमिशन होता है, तो टीबी की बीमारी का जो एक्सपांसन है, फैलाव है, पर्सन टू पर्सन होता है एयर के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जिसको टीबी की बीमारी है, उसको कफ आ रहा है, वो छींक रहा है, थूक रहा है, इससे क्या होता है, जो टीबी के जर्म रहते हैं हवा में फैल जाते हैं और फिर फैलने के बाद दूसरे लोगों तक ये बीमारी फैल जाती है। सिम्टम की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित चीज़ें रहती हैं वो लंग ही रहता है। एक्टिव लंग टीबी आर कफ विथ स्पुटम एंड ब्लड एट टाइम। खांसते टाइम, खांसी आते टाइम क्या है, खून निकलने लग जाता है। छाती में दर्द होता है, कमजोरी आ जाती है, वजन तेज़ी के साथ में घटने लगता है, बीमारी रहना और नाइट में पसीना आना, ये सारे टीबी के लक्षण यहाँ पर बताए जाते हैं। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें टीबी का, 2019 में आप देखेंगे 87% जो न्यू टीबी के केसेस थे वो 30 हाई टीबी बर्डन कंट्रीज से ही आए थे। 8 कंट्रीज ने अकाउंट किया था 2/3 ऑफ द न्यू टीबी केसेस। मतलब 8 कंट्रीज ऐसी हैं जहां से सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस आते हैं। इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। इंडिया में 1.8 मिलियन टीबी के केस आए थे जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक, एज कम्पेयर टू 2.4 मिलियन द ईयर बिफोर। और इसके पहले की बात करें तो 2.4 मिलियन केसेस आए थे एक साल पहले। वहीं 2019 की बात करें, एमडीआर टीबी रिमेंड ए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। एमडीआर टीबी जो है अभी के टाइम में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का एक रूप धारण कर रही है। तो एमडीआर टीबी हम किसको बोल देंगे, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। एमडीआर टीबी शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। तो ये टीबी का ही एक प्रकार से स्ट्रेन है। हम मोस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंटी टीबी ड्रग्स का यदि इस्तेमाल करेंगे रोगी को ठीक करने के लिए, तो एमडीआर टीबी ठीक नहीं होती है। एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इज ए form of TB caused by bacteria that are resistant to several of the most effective anti-TB drugs। आज के समय में ऐसा हो गया है कि टीबी की जो बीमारी है, इसके लिए जो गोली दवाई बनाई गई है उसके ऊपर उसका असर कम हो गया है या फिर असर भी नहीं कर पाती है। तो ऐसी टीबी की बीमारी को हम एमडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी 2 कैटेगरी में रखते हैं। बीसीजी वैक्सीन की यदि हम बात करें तो जो बीसीजी वैक्सीन है इसको डेवलप करी गई थी 2 फ्रेंचमैन के द्वारा, अल्बर्ट कालमेट और कैमाइली गुएरिन। इन्होंने क्या काम किया था, माइकोबैक्टीरियम बोविस का जो स्ट्रेन है उसको मॉडिफाई किया था, जिसके चलते चलते टीबी की बीमारी फैल रही थी कैटल में। इसका पहली बार यूज़ किया गया था ह्यूमन में 1921 में। वहीं यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ए लिमिटेड स्केल इन 1948। भारत ने इस टीके का जो लिमिटेड यूज़ जो है 1948 में चालू किया था। इसके बाद बीसीजी को नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962 का हिस्सा बनाया गया था। वहीं यदि हम अतिरिक्त में बात करें, इसका जो प्राइमरी यूज़ है एज ए वैक्सीन अगेंस्ट टीबी, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेस्पिरेटरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न। जैसे कि कोई बच्चा है, जन्म ले रहा है, तो उस टाइम में उसे श्वास संबंधित या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तो भी उसको बीसीजी आप लगा सकते हैं। एंड अदर जो माइकोबैक्टीरियल डिसीज जैसे कि लेप्रोसी एंड बुरिल्स, यूल्कर, ये सारी चीज़ों से भी उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनोथेरेपी एजेंट के तौर पर कैंसर के इलाज के लिए, यूरिनरी ब्लैडर और मेलिग्नेंट मेलोनोमा के लिए। एक जो फैक्ट है बीसीजी के बारे में वो ये है कि ये काम करता है कब, कुछ जियोग्राफिक लोकेशन में एंड नॉट सो वेल इन अदर। कुछ कुछ जगह पे काम करता है और कुछ कुछ लोकेशन में अच्छा काम नहीं करता है। जनरली द फार्दर ए कंट्री इज फ्रॉम द इक्वेटर इज द हायर इज द एक्सपेंसिव। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा से आप जितना दूर जाते जाएंगे इसका जो एफिकेसी है, एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ते जाती है।
जैसे कि यूके, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पर ये ज़्यादा असर किया है। जबकि कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर के किनारे हैं, जैसे कि इंडिया, केन्या, मलावी, यहाँ पर टीबी का बर्डन ज़्यादा है और ये इस एरिया में उतना ज़्यादा असर भी नहीं करता है। बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं टीबी को रोकने के लिए, जैसे कि WHO की तरफ से फाइंड, ट्रीट ऑल एंड टीबी, एंड इसके लिए ग्लोबल फंड स्थापित किए गए ताकि टीबी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। इसके साथ साथ में हम देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस की रिपोर्ट जारी करते रहता है। इससे पता चलता है कि कौन से देश में केसेस कैसे हैं और वहाँ की सरकारों को क्या करना चाहिए। इंडिया की तरफ से कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, जैसे कि नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान लाया गया था, जिसके अंतर्गत हमने कहा था 2017 से 2025 तक हम जो है टीबी के केसेस को ख़त्म कर देंगे। द निक्षय इकोसिस्टम है, निक्षय पोषण योजना है, एंड जीतेगा देश जीतेगा कैंपेन, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन लॉन्च किया गया था। करेंटली 2 वैक्सीन VPM, जिसका क्या नाम है, वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, एंड MIP, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी, इनको डेवलप किया गया है एंड आइडेंटिफाई किया गया है टीबी के डिसीज़ के लिए, और ये जो है अभी अंडर फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो सन से जुड़ी कुछ जानकारी हमको देने वाली है। यहाँ पर हमें सन के बारे में थोड़ा सा संरचनात्मक चीज़ें देखना पड़ेगा, जैसे कि सन का कोरोना क्या होता है। कोरोना जो है सन के एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पार्ट माना जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, सूरज का एकदम जो बाहरी, सूरज के वातावरण का एकदम बाहरी वाला जो हिस्सा है, इसको हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना नॉर्मली देखा जाए ना तो हिडन रहता है बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द सन्स सरफेस। नॉर्मली आपको ऐसा दिखेगा कि सूरज का जो सरफेस है उसके चारों तरफ हमें ब्राइट लाइट दिखाई दे रहा है, और इसी के चलते चलते ये जो कोरोना है सन के ब्राइट लाइट के द्वारा ढक जाता है। इसी के चलते चलते काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमको विदाउट यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। हम यदि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कोरोना का पता नहीं लगा पाएंगे। इसके अलावा यदि हमें कभी कोरोना देखना है तो कोरोना कैन बी सीन ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स। इसके बाद आपको जो है सोलर विंड जैसे वर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो जो सोलर विंड होते हैं कुछ भी नहीं है, ये एक प्रकार से एनर्जी से भरे हुए पार्टिकल हैं। सोलर विंड इज ए बैराज ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि धारा पार्टिकल जो है जब धारा के रूप में बहने लग जाएं, एंड हाउ एग्जैक्टली दोज पार्टिकल फ्लो आउट फ्रॉम द सन हैज़ बीन अंडर डिबेट फॉर डिकेड। लेकिन ये कैसे करके फ्लो हो सकते हैं, ये दशकों से विवाद का रीजन रहा है। ठीक है, वाद विवाद का एक रीजन रहा है। लेकिन एक न्यू हाई रेजोल्यूशन जो इमेज है, वी माइट फाइनली नो द डिस्कवरी वाज इनेबल्ड बाय द सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट विच लॉन्च्ड इन 2022। लेकिन अभी तक ऐसे ऐसे स्पेसक्राफ्ट हम भेज चुके हैं जिसके माध्यम से हम सोलर विंड को कैप्चर कर पाए हैं। इसके बाद आपको हेलियोस्फीयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखना पड़ेगा। तो जो हेलियोस्फीयर रहता है एक प्रकार से मैग्नेटोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर एंड आउटर मोस्ट एटॉमिक लेयर ऑफ द सन माना जाता है। तो लास्ट में आप यही समझ सकते हैं कि सूरज के एटमॉस्फेरिक बाहरी वाली जो लेयर है उसको हम हेलियोस्फीयर बोलते हैं। इसका जो शेप है काफ़ी बड़ा रह सकता है और हमें जो है बबल लाइक रीजन के रूप में दिखाई देता है। इन प्लाज्मा फिजिक्स टर्म इट इज़ कैविटी फॉर्म बाय द सन इन द सराउंडिंग इंटरसेलर मीडियम। अब चलते हैं हम न्यूज़ की तरफ और देखते हैं कि न्यूज़ में क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया जाता है कि देखिए, द ऑथर ऑफ स्टडी साइंस से कुड सप्लाई एनर्जी एंड प्लाज्मा टू सोलर विंड ए कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सोलर विंड जो है क्या काम कर सकती है, एनर्जी सप्लाई कर सकती है एंड प्लाज्मा सप्लाई कर सकती है। सोलर विंड क्या है, एक प्रकार से
कंटिन्यू स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है जो कि सूरज के कोरोना से आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ प्रवाहित होती है, एंड ए कंपोनेंट ऑफ स्पेस वीदर विथ इन द हेलियोस्फीयर। वहीं आपको जो है कोरोनल होल्स दिखाई दिए हैं। क्या दिखाई दिए हैं? कोरोनल होल्स कुड बी द सोर्स रीजन ऑफ सोलर वाइंड। तो जो कोरोनल होल्स यहाँ पर बने हुए हैं ये सोलर विंड के लिए सोर्स रीजन के रूप में काम करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो वाइंड है कैसे करके इमर्ज हुई हैं अभी तक हमको पता नहीं चल पाया है। इसके बाद वाली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये वर्ल्ड वाले पेपर से हम देखने वाले हैं, वर्ल्ड न्यूज़ से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नासा और स्पेस एक्स ने क्या काम किया है, ISS की तरफ से अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 7 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। अब इनको जो भेजा जा रहा है इसका जो मेन गोल रखा गया है वो क्या है, ये जो क्रू रहेंगे वो 6 महीना ISS में स्पेंड करने वाले हैं, जहां पर वो कैरी आउट करेंगे साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। इसमें इंक्लूडिंग है कलेक्टिंग सैंपल्स ड्यूरिंग ए स्पेस वॉक। तो अंतरिक्ष में जब ये स्पेस वॉक करेंगे उस टाइम में कुछ सैंपल को कलेक्ट करने वाले हैं ताकि वो डिटरमाइन कर सकें वेदर द स्टेशन रिलीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू इट्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम इवेंट। इसके माध्यम से ये पता लगाया जाएगा कि क्या जो स्पेस स्टेशन है या फिर ये लोगों का आना जाना हो रहा है, इनका जो स्पेस स्टेशन है उसके माध्यम से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं और इसके माध्यम से जीवन का विस्तार हो सकता है। इसके अलावा इसका टारगेट रखा गया है कि हमें समझना है इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन स्पेस। क्या यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है वो फिर से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और जीवन फिर से ला सकते हैं। एक और जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा विल एम टू एक्सेस द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्लीप ऑन अर्थ एंड इन स्पेस। तो वहाँ और यहाँ पर क्या डिफरेंस है स्लीपिंग को लेकर के। Crew 7 will join the 7 people already aboard the ISS before member of Crew 6 leave for Earth a few days again। तो ऑलरेडी से आप देखेंगे अंतरिक्ष में कुछ लोग मौजूद हैं, इसके बाद ये Crew 7 उनको ज्वाइन करेगा। वहीं जो फर्स्ट सेगमेंट था ISS को लॉन्च किया गया था 1998 में, एंड इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली इनहेबिटेटेड बाय द इंटरनेशनल क्रू सिंस 2001। इसके बाद इंटरनेशनल जो क्रू है वहाँ पर आते जाते रहे हैं। इसका जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू ही रहा है अनटिल एटलीस्ट 2030 तक इसका ऑपरेशन जारी रहेगा। आफ्टर विच इट विल बी डीकमीशन्ड। इसके बाद इसको डीकमीशन्ड कर दिया जाएगा एंड क्रैश इनटू द ओशियन, और इसको ओशियन में गिरा दिया जाएगा। कई सारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं कमेरिकल स्पेस स्टेशन में ताकि इसको रिप्लेस किया जा सके और प्राइवेट कंपनियां भी अपना स्पेस स्टेशन यहाँ पर बना सकें। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है। तो बताया जा रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को पहली वुमेन फील्ड डायरेक्टर मिलने वाली है। 100 सालों से भी ज़्यादा बीत चुके हैं जब वुमेन प्लेड की रोल इन द बर्थ ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। तो एक ऐसी महिला है, ठीक है, जो कि विश्व का बेस्ट राइनोकोरस के रूप में जाने वाला जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ उसकी सेफ्टी करेंगी। तो असम की गवर्नमेंट ने फ्राइडे के दिन ये घोषित किया है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की जो ऑफिसर हैं सोनाली घोष, उनको जो है नेक्स्ट फील्ड डायरेक्टर बनाया जाएगा इस पार्क का। करेंटली चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन एंड वर्किंग प्लान, शी विल टेक ओवर फ्रॉम जतेंद्र शर्मा ऑन सितंबर 1। तो अभी जतेंद्र शर्मा हुआ करते थे, अब इसके बाद इनको बनाया जा रहा है सोनाली घोष को। ऑफिशियल साइड घोष विल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड चार्ज एज द हेड ऑफ 118 ईयर ओल्ड पार्क डेसिग्नेटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1985।
तो 118 साल पुराना ये नेशनल पार्क है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 1985 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माना गया था।